हरे कृष्णा मेरे छोटे भाई बहनों, आपका अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10th की बुक भारत और समकालीन विश्व जो इतिहास की बुक है उसके चैप्टर 5 जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। चैप्टर के सभी एमसीक्यू और अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चंस को करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। इस वीडियो में हम एमसीक्यू अति लघुत्तरात्मक प्रश्न इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हें हम देखेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऐसे ही नई नई वीडियो हम लाते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्न एक की ओर। तो हमारा प्रश्न एक है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई थी। हमें बताना है कि विश्व में सर्वप्रथम जो मुद्रण की तकनीक थी वह किस देश में विकसित हुई थी। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी फ्रांस। अगर इस प्रश्न का आंसर आपको आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ओके। तो इस प्रश्न का आंसर है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक चीन देश में विकसित हो गई थी, ओके। तो इसका आंसर बी है चीन। हमारा प्रश्न 2 है, जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक थी। तो मैं बताना है कि जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित छपी हुई पुस्तक कौन सी थी। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए डायमंड सूत्र, ऑप्शन बी डायमंड पॉकेट, ऑप्शन सी यूनिवर्सल ट्रूथ, ऑप्शन डी ए होली प्लेस। तो जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक कौन सी थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए डायमंड सूत्र। जापान की सबसे प्राचीन छपी हुई जिसे मुद्रित पुस्तक थी, ओके। जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक थी डायमंड सूत्र। यह 868 में छप चुकी थी, ठीक है, ठीक है। कब छपी थी ये डायमंड सूत्र? 868 ईस्वी में, ओके। तो हमारा प्रश्न 3 है, 18वीं सदी में यूरोप में जन सामान्य के बीच वैज्ञानिक विचारों के प्रसिद्ध होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है, ठीक है। एक बार और बोल देता हूँ प्रश्न को। 18वीं सदी में यूरोप में जन सामान्य के बीच वैज्ञानिक विचारों के प्रसिद्ध होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है, ओके। अब हम ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए है हमारा आइजैक न्यूटन के मुद्रित विचार, ऑप्शन बी है छापे खाने का विकास, ऑप्शन सी है जनता की कार्य विज्ञान और कारण में रुचि, ऑप्शन डी है परंपरागत कुलीन वर्गों ने इसका पक्ष लिया। अगर आपको इसका आंसर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इसका आंसर है ऑप्शन सी जनता की कार्य और कारण में रुचि, ठीक है। यही इसका आंसर है, ऑप्शन सी। हमारा प्रश्न 4 है, इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या एक पैसिया किताबें बेचने वालों को क्या कहा जाता था। अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आप इस प्रश्न का आंसर अवश्य देख सकते हैं। तो मैं बताना है कि इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या एक पैसिया किताबें बेचने वालों को क्या कहा जाता था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए चेपमैन, ऑप्शन बी सेल्समैन, ऑप्शन सी बुक्समैन, ऑप्शन सी बुक्समैन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए चेपमैन कहा जाता है। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या एक पैसिया किताबें बेचने वाले को चेपमैन कहा जाता है, ओके। हमारा प्रश्न 5 है, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कोपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। यह कथन किसने कहा था। तो मैं बताना है कि जो कथन था वह किसने कहा था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए
लुई सेबेस्टियन मर्सिए का, ऑप्शन बी जेम्स लॉन्गिस्टन का, ऑप्शन सी योहान गुटेनबर्ग का, या ऑप्शन डी मार्को पोलो का। तो चलिए आप बताइए कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, लुई सेबेस्टियन मर्सिए ने कहा था। यह कथन लुई सेबेस्टियन मर्सिए ने ही कहा था। ठीक है, हमारा प्रश्न 6 है, बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया। जो प्रसिद्ध बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका थी उसका संपादन किसने किया था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, ऑप्शन बी है वॉरेन हेंगिस्टस ने, ऑप्शन सी है विलियम बोल्टस ने, या ऑप्शन डी तुलसीदास ने। तो बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। ओके, यह भारत में छपने वाली पहली साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, ठीक है। हमारा प्रश्न 7 है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का प्रथम मुद्रित संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का प्रथम मुद्रित संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ, हमें यह बताना है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जयपुर से, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी मद्रास, या ऑप्शन डी कलकत्ता। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रामचरितमानस का प्रथम मुद्रित संस्करण कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था सबसे पहले। ठीक है, हमारा प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया। तो हमें बताना है कि जो पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। अगर इसका आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पंजाब केसरी, तो पंजाब केसरी का प्रकाशन ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ओके, ये जो एमसीक्यू है ये अति महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये एक एक नंबर के आएंगे सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो आप इन्हें जरूर याद रखें और सबसे ज़्यादा इन्हीं की प्रैक्टिस करें आप। तो हमारे सभी इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब हम अति लघुत्तरात्मक प्रश्न करेंगे जो कि एक एक अंक के आपके बनते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न 1 है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई। हमें बताना है कि मुद्रण की जो सबसे पहली तकनीक थी वह कहाँ पर विकसित हुई थी। तो देखिए इसका आंसर है मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की जो सबसे पहली तकनीक थी वह चीन, जापान और कोरिया में विकसित हो चुकी थी। ठीक है, हमारा प्रश्न 2 है, एकॉर्डियन शैली क्या थी। हमें बताना है कि एकॉर्डियन शैली क्या थी। इसका आंसर है, चीन में पारंपरिक किताबें किनारों को मोड़ने के बाद सिल पर बनाई जाती थी, वह एकॉर्डियन शैली थी। चीन में जो पारंपरिक किताबें थी उनके किनारों को मोड़ने के बाद सील कर बनाई जाती थी। ठीक है, उनके जो किताब थी उन्हें सील कर, उनके किनारों को मोड़कर और उन्हें सील कर बनाई जाती थी, वही एकॉर्डियन शैली थी। ओके, मुझे आशा है कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। हमारा प्रश्न 3 है, कुशनविशी किसे कहा जाता था। हमें बताना है कि कुशनविशी किसे कहा जाता था। तो इसका आंसर है, किताबों के सुलेखन को कुशनविशी कहा जाता है। जो किताबों में सुलेखन होते हैं जो 2 लाइन के होते हैं, जैसे कि जल ही जीवन है, पेड़ हमारी शान है, जो किताबों के सुलेखन होते हैं ना उन्हीं को कुशनविशी कहा जाता है। ओके, हमारा प्रश्न
4 है जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक कौन सी है। मैंने आपको अभी एमसीक्यू में भी बताया है कि कौन सी थी, आपको इसमें भी बताना है, ठीक है। ये 1 नंबर का एमसीक्यू में भी आ सकता है और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में भी आ सकता है। तो जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक कौन सी है, इसका आंसर देखिए, जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, ठीक है, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र हैं। उसमें पाठ भी है और उसके साथ उसमें चित्र भी खुदे हुए हैं। ओके, हमारा प्रश्न 5 है मार्को पोलो कहाँ का निवासी था। हमें बताना है कि मार्को पोलो जो था वह कहाँ का निवासी था। तो जो मार्को पोलो था वह इटली का निवासी था, ठीक है। हमारा प्रश्न 6 है प्लाटेन क्या होता है। हमें बताना है कि प्लाटेन क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर है प्लाटेन लेटर प्रेस छपाई में एक बोर्ड होता है। प्लाटेन लेटर प्रेस छपाई में एक बोर्ड होता है, ठीक है, जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। पहले यह बोर्ड काठ का होता था, पहले ये बोर्ड काठ का होता होगा, ठीक है। बाद में इस्पात का बनने लगा, फिर ये बाद में इस्पात का बनने लगा। यही प्लाटिन था, ठीक है। ओके, हमारा प्रश्न 7 है छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाले को किस नाम से पुकारते हैं। छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वालों को किस नाम से पुकारते हैं, इसका आंसर हमें बताना है। इसका आंसर है छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाले को कंपोजिटर के नाम से पुकारते हैं, ठीक है, जैसा नाम वैसा काम। छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वालों को कंपोजिटर के नाम से पुकारते हैं। हमारा प्रश्न 8 है गाथा गीत से क्या अभिप्राय है। हमें बताना है कि गाथा गीत से क्या अभिप्राय है। ओके, तो इसका आंसर है लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या पढ़कर सुनाया जाता है उसे गाथा गीत कहा जाता है। लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान या सारांश कह लीजिए जिसे गाया या पढ़कर सुनाया जाता है उसे ही गाथा गीत कहा जाता है। ओके, हमारा प्रश्न 9 है विधर्मियों की शिनाख्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था का नाम क्या था। जो विधर्मियों की शिनाख्त करने और सजा देने वाली एक कैथोलिक संस्था बनाई थी उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था इंक्विजिशन। तो इसका नाम था इंक्विजिशन, ठीक है। तो उस संस्था का क्या नाम था, इंक्विजिशन, ठीक है। हमारा प्रश्न 10 है पॉकेट बुक के आकार की किताब के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटी छोटी किताबें आती हैं पॉकेट में रखी जाती हैं, वह उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर है पॉकेट बुक किताबों के लिए इंग्लैंड में चैप बुक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जो छोटी छोटी बुक होती है जिन्हें हम पॉकेट में रख सकते हैं, जेब में रख सकते हैं, उन्हें इंग्लैंड में चैप बुक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हमारा प्रश्न 11 है गीत गोविंद किसकी रचना है। हमें बताना है कि गीत गोविंद यह किसकी रचना है। तो इसका आंसर है जो गीत गोविंद है वह जयदेव की रचना है, ठीक है। हमारा प्रश्न 12 है भारत में पहले प्रिंटिंग प्रेस कैसे आई, ठीक है। भारत में पहले प्रिंटिंग प्रेस कैसे आई थी। इसका आंसर है भारत में पहले प्रिंटिंग प्रेस 16वीं सदी में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आई थी। यह जो भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली विदेशों से आए थे 16वीं सदी में, वह अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। तो उन्हीं के जरिए भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस आई थी, ओके, 16वीं सदी में। हमारा प्रश्न 13 है बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन
किस वर्ष हुआ? हमने एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन का एक आंसर दिया था कि बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था। वो तो आपको पता है, उसका आंसर आप कमेंट में नीचे लिख देना एक बार। और इसका बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है यह, इसका संपादन 1780 में हुआ था। ठीक है। हमारा प्रश्न 14 है, रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब और कहां से प्रकाशित हुआ? ठीक है, ये तो मैंने अभी बताया था, एक बार और देख लीजिए इसका आंसर। रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ठीक है। तुलसीदास की फेमस रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। हमारा प्रश्न 15 है, निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे? मराठी आंदोलन के जातीय प्रणेता कौन थे? तो इसका आंसर है, निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फूले थे। इन्होंने जाति प्रथा के अत्याचार पर गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। हाँ, एक फेमस पुस्तक है गुलामगिरी, उसके लेखक कौन थे? तो उसके लेखक थे ज्योतिबा फूले। आप इसे भी याद रखना, अवश्य काम आएगा आपके लिए। हमारा प्रश्न 17 है, बंगाली भाषा की पहली संपूर्ण आत्म कहानी कौन सी है? बंगाली भाषा की पहली संपूर्ण आत्म कहानी कौन सी है, हमें ये बतानी है। तो देखिए, वह आत्म कहानी थी आमार जीवन आत्मकथा। ठीक है, कौन सी थी? आमार जीवन आत्मकथा थी। यह 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इसकी लेखिका कौन थी? तो इसकी लेखिका थी रस सुंदरी देवी। ठीक है, कौन थी इसकी लेखिका? रस सुंदरी देवी। तो हमारे इस चैप्टर के सभी एमसीक्यू और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपको इतिहास के 1 से 4 तक के चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे ही चैनल पर 1 से 4 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डली होंगी, उन्हें देख सकते हो आप। ठीक है। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।